सोर्सेज जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको एक सोर्स पे रिलाई नहीं कर सकते कि सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ लो और उससे काम हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ऐसे सोर्सेज से पूछे गए हैं जो कि एनसीईआरटी से थोड़ा आगे भी चला जाता है। हाँ, ये ज़रूर है, अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आसानी से उन 19 सवालों के अंदर आप 13-14 सवाल कर सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस बेसिकली ऐसे पार्ट से आए हुए हैं जिन्हें आप रेगुलर इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। सर मैं एक चीज़ सोच रहा था, ठीक है, मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि जब हम कभी सीडीएस की तैयारी कर रहे थे तो भी वेरी ऑनेस्ट मुझे सर कभी ऐसी गाइडेंस नहीं मिली। ठीक है सर, एग्जाम भले निकला, लेकिन एक होता है कि अगर अच्छे मेंटोर्स लोगों से आपको इतना कुछ पता चल जाए तो आपका, मुझे लगता है, आधा सफर तो तैयारी का बीच में ही खत्म हो जाता है। Unacademy. Let's crack it. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, अनअकैडमी की टीम आपके सामने बैठी है और हम लोग अब चर्चा करेंगे आज इस सेशन में कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जो सितंबर वाले सीडीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसकी अप्रोच और उसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो जो भी लर्नर्स सीडीएस 2 2024 देने जा रहे हैं, उनको हम एक बहुत अच्छा रोड मैप और एक प्रॉपर प्लान और स्ट्रेटेजी इस क्लास में बताएंगे। तो प्लीज को ध्यान से सुनिएगा। इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूं, इट विल लिटरली वर्क। ठीक है, तो इस सेशन को मैं स्टार्ट इस तरीके से करूंगा कि जैसे हम सभी को पता है कि जो सीडीएस का हमारा एग्जाम है, पहला पेपर इंग्लिश का होता है, दूसरा जनरल स्टडीज और तीसरा होता है मैथमेटिक्स का। तो मैं यहाँ पर हमारी फैकल्टी सिद्धांत शर्मा सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर सबसे पहले आप बच्चों को ये बताइए कि अभी, क्योंकि हमारे पास 4 मंथ्स का समय, और ये बहुत कम समय, बहुत ज़्यादा भी नहीं है सर, जिस तरह से पेपर सेट हो रहा है उस चीज़ को देखते हुए 4 मंथ्स कुछ भी नहीं है सर। तो ये 4 महीने में बच्चा वही पढ़ेगा जो प्रोडक्टिविटी उसको देगा, क्योंकि आप फालतू चीज़ों में समय नहीं लगा सकते। तो सिद्धांत शर्मा सर, आप इतने समय से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आपके रिजल्ट्स भी मैं बच्चों से कई बार सुनता रहता हूँ। ठीक है, दे ऑलवेज अप्रिशिएट यू। तो आप इन 4 महीने में इन बच्चों को क्या प्लान बताएंगे कि जिससे इनकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके, प्लस अगर हल्का सा पैटर्न बदलता भी है तो भी ये मार ना खाएं, यानी कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं सर। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ऐसा है कि भाई अभी CDS 1 जो दे के आए हैं, राइट, तो वो बड़े बौखला रखे हैं कि क्या पैटर्न होएगा, क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। ठीक है, हम लोगों को हर चीज के लिए रेडी रहना है। ठीक है, मैंने अक्सर देखा है क्लासेस में क्या होता है कि कुछ नया प्रेजेंट करो तो बच्चे सर ये तो सीडीएस में आता ही नहीं है। तो आज से मैं अपनी डिक्शनरी से इस चीज को खत्म कर रहा हूं कि भाई कि हमें मतलब एक ही पैटर्न में जुड़े रहना है। देखो, होलिस्टिक अप्रोच रखेंगे। ठीक है, अब मैं बोलूं जैसे नरेशन वॉइस, भाई 3 साल हो गए, 6 सीडीएस बीत गए, ना नरेशन आया ना वॉइस आया, लेकिन वो घुमा फिरा के आ रहे हैं। ठीक है ना, वो घुमा फिरा के आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सभी का फीडबैक मैंने देखा, बच्चों ने कहा कि सर क्लोज टेस्ट नहीं आया इस बार, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, स्पॉटिंग एरर आया, वो भी हर चीज जो हमने की वो आया, राइट। और आपने देखा होगा कि जो कंसेप्ट्स हैं इंग्लिश के बड़े लिमिटेड से हैं। अगर मैं आपका एक एक क्वेश्चन उठाऊं, ग्रामर का, सेंटेंस कंप्लीशन का, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, हर चीज का, तो उसके साथ अगर एक स्क्रीनशॉट जोड़ दूं तो हर कंसेप्ट है, बस गिन के लिमिटेड से ग्रामर के टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं इस बार, थोड़ा जो रहा है ना, वोकैबुलरी और रीडिंग स्किल्स को ज्यादा डेवलप करना है, मतलब इक्विवेलेंट टू ग्रामर। हमेशा देखो, अब ऑब्वियसली इंसान गलतियों की मूरत है, राइट, एंड यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल। तो हम लोगों ने मिलके एक छोटी सी प्रॉब्लम ये की कि भाई वोकैब करते गए, लेकिन ग्रामर यहां थी, वोकैब थी यहां पे, तो रीडिंग यहां पे थी। हम इन तीनों को बराबर लेवल पे आएंगे। ठीक है ना। आपने इस बार अगर पैटर्न देखा हो सीडीएस का, तो कुछ ऐसा आपको नजर आया कि भाई पता नहीं क्या हो गया। अरे भाई, अगर अंग्रेजी का फाउंडेशन ठीक है ना, आप अगर डायरेक्शन समझ पा रहे हैं तो डेफिनेटली उसको कर पाएंगे। हाँ, 2 चीज जो गिन के 10 क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो जो डेजावी है ना, डेजावी वर्ड था, है ना, ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं, वोल्ट फेस, सुई जेनेरिस, इप्सो फैक्टो, मॉडस ऑपरेंडी, मॉडस विवेंडी, क्विड प्रो क्यू एंड सो ऑन। ये बेसिकली लीगल वर्ड्स हैं जो पॉलिटी से उठा लिए गए। ठीक है, पॉलिटी प्लस हिस्ट्री। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली, ऑब्वियसली बात है, अगर आप वो पढ़ पा रहे देख रहे हैं, घुमा फिरा के चीज सेम है। एंड दूसरी चीज जो इंपोर्टेड वर्ड आए, ठीक है, हमने सीरीज शुरू की थी काइजन सीरीज,
है ना, कायरो सीरीज, ये अपने अपने जापानीज वर्ड थे, है ना। खुद खुशी का वर्ड ही नहीं है हिंदी में, इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, हाराकीरी। तो हम क्या करने वाले हैं गाइस कि वोकैबुलरी को जैसे हम यूट्यूब से करते आ रहे हैं, क्लासेस में भी करते आ रहे हैं, कोर्सेज का एक तो थोड़ा सा डिजाइन चेंज करेंगे। क्लास विल बी डिवाइडेड इनटू 15 + 45 सेगमेंट, ठीक है, कि भाई पहले 15 मिनट वो क्या पढ़ना है तो पढ़ना है, 45 मिनट को अपने को ग्रामर पढ़ना है तो पढ़ना है। इट वोंट बी ओनली ग्रामर, इट वोंट बी ओनली वोकैबुलरी। बस यूं कह लो, सीडीएस आपसे ये चाहता है कि आज तक आप सब्जी खाना खा रहे थे बढ़िया, अब वो आपसे जायका चाहता है। इस बार उसने कहा कि भाई राजस्थानी जायका दे, है ना, कभी वो कहता गुजराती जायका चाहिए, राइट। तो हमको बेसिकली होलिस्टिक अप्रोच पे चलना है। एंड मैं ये आपको गारंटी देता हूं गाइस कि बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड विल लीड यू थ्रू गाइस। बाकी आप लोगों को बस साथ देना है, रेगुलरली क्लासेस अटेंड करनी है गाइस। तो उम्मीद करता हूं आप भी मेरा साथ देंगे गाइस। तो थैंक यू सिद्धांत शर्मा सर सो मच। एंड बहुत अच्छे से आपने चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट समय में समराइज करके बहुत अच्छे से बताया, राइट। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं दूसरा जो हमारा सीडीएस में पेपर होता है गाइस, जनरल स्टडीज़ का। और जैसे कि अभी कई सारे बच्चे मुझे टेक्स्ट भी कर रहे थे, मैं मतलब जितने भी जनरल स्टडीज़ के टीचर्स हैं, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि सर ये यूपीएससी बना दिया है। क्योंकि अगर आपने सीडीएस 1 2024 का जनरल स्टडीज़ का पेपर देखा तो लेटेस्ट उसका लेवल अच्छा खासा था, पर इट डजंट मीन, इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो आईएएस बन चुका है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं, तो पेपर का लेवल भी बढ़ेगा, राइट। तो हमारे साथ यहाँ पे अनअकैडमी की जनरल स्टडीज़ की सारी फैकल्टी बैठी हुई हैं। तो मैं स्टार्टिंग करूँगा मुक्तक सर से, ठीक है, जो कि हिस्ट्री के स्पेशलिस्ट हैं। सर हमने बहुत तारीफ़ें सुनी हैं आपकी, कई बार हम क्लास ले रहे होते हैं मुक्तक सर कब आएंगे, ठीक है, तो मुक्तक सर सामने है भाई। तो मुक्तक सर, मैं जितने भी जनरल स्टडीज़ के टीचर्स हैं इन सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जिस तरह से पेपर अब बन रहा है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सर आने वाले 4 महीने में आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजी बताइएगा ताकि बच्चा ईजिली समझे विद सोर्सेस। तो सर मुक्तक सर, हिस्ट्री के 20-22 क्वेश्चन, मतलब हम कह सकते हैं 20+ क्वेश्चन आते हैं और इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो मुक्तक सर, आने वाले 4 मंथ्स में हिस्ट्री की किस तरीके से बच्चा स्ट्रेटजी अपनाए, किन सोर्सेज से पढ़े कि वो अच्छा स्कोर कर सके सर? देखिए, सबसे पहली, थैंक यू वेरी मच सर। और सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सोर्सेज, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आपको एक सोर्स पे रिलाई नहीं कर सकते कि सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ लो और उससे काम हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ऐसे सोर्सेज से पूछे गए हैं जो कि एनसीईआरटी से थोड़ा आगे भी चला जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि फिर या तो मैं आपको ये बताऊँ कि आप ये कृष्णा रेड्डी लेके आओ, उसमें से पढ़ो, तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रोल, मेरा रोल पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और मैंने इस बार ये प्लान किया है कि सोर्सेज की आपको चिंता ना करनी पड़े। ये मेरा काम है कि कौन कौन से सोर्सेज से मैं चीज़ें लेके आऊँगा। जो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप कितना करो, तो 12th की एनसीईआरटी बहुत अच्छी, भाई उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आप छोड़ पाओ, क्योंकि वो एक ऐसा सोर्स है जो आपको बहुत ईजिली अवेलेबल है, आपको ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा। आप सीधे इंटरनेट से जाके उसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्टली उसको रीड भी कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा जो बहुत सारे दूसरे सोर्सेज से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो सोर्सेज मैं इकट्ठे करूंगा और मैं आपको उसको कंपाइल करके पढ़ाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे, जैसे कि अब एक क्वेश्चन मैंने देखा कि शैविज्म के बारे में क्वेश्चन पूछा, तो अब ये चीज़ अपने को समझ में आ रही है कि अगर भक्ति मूवमेंट की बात हो रही है तो सिर्फ जो एक ट्रेडिशनल साउथ इंडिया के भक्ति सेंट्स होते थे या नॉर्दर्न इंडिया के भक्ति सेंट्स होते थे या महाराष्ट्र के भक्ति सेंट्स, उससे परे गया क्वेश्चन। अब वो कहाँ पे पूछेगा क्वेश्चन, वैष्णविज्म, शैविज्म, शाक्त परंपरा, तो अब अपने को इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब ये नई चीज़ होगी आपके लिए बिल्कुल पढ़ना कि शाक्त परंपरा का उदय कहाँ से हुआ, या वैष्णव परंपरा का उदय, या शैविज्म का उदय। चलो शैविज्म वैष्णविज्म तो आप पढ़ते हो, लेकिन शाक्त परंपरा के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अगर शैविज्म के क्वेश्चन पूछे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा कॉमन सेंस से भी आप लगा सकते हो। जैसे कि एक क्वेश्चन था जिसमें बृहदेश्वर टेम्पल में कौन से डीटी के पोर्ट्रेट्स बनाए गए थे। अब बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में अगर आप जानते हो, अपने पढ़ा हो, बेसिकली जो पढ़ा होता है अपन ने, जो अपन ने पढ़ा भी था कि लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है, और वहाँ ऑप्शन में था भी शिव जी का दक्षिण मूर्ति, और वही उसका करेक्ट आंसर भी था।
तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ चीज़ें तो आपको कॉमन सेंस का भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजीज़ वो दे देते हैं या बहुत सारा उसके अंदर पैराग्राफ्स दे देते हैं और उसको देख के हमारा हौसला थोड़ा सा पस्त हो जाता है। लेकिन अगर अपन हौसला नहीं पस्त करें और उसको कम से कम 2-3 बार रीड करें तो हम सही आंसर फाइंड कर सकते हैं उसके अंदर, गिवन दैट कि अपनी थ्योरी अच्छे से पढ़ी है। तो सोर्सेज तो सर ने बोला जो बिल्कुल वाजिब बात थी, लेकिन मैं आपके ऊपर उसका लोड नहीं डालना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज लगेंगे, तो वो मैं कंपाइल करूँगा उसमें से। बट मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप एनसीईआरटी जो 12वीं कक्षा की होती उसको ज़रूर रेफ़र करो और उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी आप स्टडी करो। 9th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटीज़ हैं जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स दे के रखे हुए हैं वो भी बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और इवन इससे पहले की सीडीएस की एग्जाम में भी कुछ काफ़ी अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस पूछे गए थे, इस बार तो नहीं पूछे गए। जैसे रोमा जिप्सीज के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है कि कौन सा ईयर था वो, लेकिन रोमा जिप्सीज के बारे में जनरली पढ़ते नहीं आप लोग, पर वहाँ से भी क्वेश्चन आए। तो फिलहाल आप एक काम कीजिए कि 9वीं कक्षा की एनसीईआरटी के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिए और 12वीं की थीम 1, थीम 2 और थीम 3 से इंडियन हिस्ट्री को दुरुस्त कर लीजिए कि भाई वहाँ से भी कई क्वेश्चंस आते हैं तो वो अपने गलत नहीं होना चाहिए। बाकी उसके अलावा जो एक्स्ट्रा सोर्सेज है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसको करूँगा। और बहुत सारी नई चीज़ें पढ़ेंगे अपन इस बार सीडीएस के लिए, पर्टिकुलरली हिस्ट्री में, जो इससे पहले कभी सीडीएस के लिए पढ़ी या पढ़ाई नहीं जाती थी। बस सर इतना ही मैं कहूँगा, बाकी फिर तो मैं यही कहूँगा कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, तो फिर वो करने का जब वक्त आएगा तभी वो बात समझ में आएगी। बस जैसे कि सर ने बोला कि रेगुलरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासेस। सर थैंक यू सो मच मुक्ता सर फॉर योर लवली डायरेक्शन फॉर लर्नर्स। बहुत अच्छे से आपने कॉम्प्रहेंसिव वे में समराइज करके चीज़ें बताई। ओके, अगला जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो आता है ज्योग्राफी। और बहुत लंबे समय से, ठीक है, श्री प्रतीक सर अनअकैडमी पर ज्योग्राफी के टॉप फैकल्टी रहे हैं। इनफैक्ट मैंने भी तब ज्वाइन नहीं किया था सर, तब से ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, लीड कर रहे हैं ज्योग्राफी को, एंड हमेशा ज्योग्राफी में बहुत अच्छा फीडबैक इनका रहा है। तो मैं श्री प्रतीक सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर बच्चों के पास 4 मंथ्स का समय है और जितना मुझे लगता है कि ज्योग्राफी भी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। और सर अभी तक तो हम ये देखते थे कि भाई कुछ समय पहले तक ज्योग्राफी में इंडियन फिजिकल और वर्ल्ड तक ही आ रहा था, लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी बहुत पूछ रहा है। तो सर ये आने वाले 4 महीने में बच्चा किस तरीके से ज्योग्राफी पढ़े, किन सोर्सेज से पढ़े ताकि अच्छा स्कोर कर पाए, प्लीज सर। तो जी ज्योग्राफी अगर इस बार का भी अगर पेपर देखें, इट वाज डूएबल। द ओनली थिंग इज यू हैव टू बी बिट एक्टिव इन अ सेंस, कुछ चीज़ें जो बुक्स में छिपी हुई हैं उनको हम नॉर्मली इग्नोर कर देते थे। जैसे एक क्वेश्चन का एग्जांपल देना चाहूँगा, जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन था जिसमें मेंडरिंग में एंट्रेंच मेंडर की बात की गई थी। इस बारी थोड़ा थोड़ा हर क्वेश्चन में वो गहराई में गए। आपको ज्योग्राफी को करंट अफेयर्स के साथ भी रिलेट करना पड़ेगा। लाइक देयर वाज वन मोर क्वेश्चन लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के ऊपर पूछा था कि लक्षद्वीप में कोकोनट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक और क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन सारे करंट अफेयर बेस्ड हैं, वो उसके साथ ज्योग्राफी को यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जी, रेगुलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बने हैं जी। अगर मैं बात करूं आपकी कॉपन क्लासिफिकेशन, वो भी हम बहुत अच्छे से पढ़े और वहाँ से क्वेश्चन ईजिली बन गए बच्चों के। क्लाउड्स पर क्वेश्चन आया था, वो भी ईजिली हो गया। और फिर उसके बाद जो है बाकी चीज़ें जो हमें समझ, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सेट टॉपिक है। ज्योग्राफी मैं ये कहूँगा कि बहुत लोगों को लगता है वास्ट है, और मैं मानता हूँ वास्ट है, बट ट्रस्ट मी इट इज़, या यू कैन से इट कैन बी कंट्रोल्ड वेरी इजीली। 4 महीने, आप 2 महीने के अंदर मेरे साथ ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से कवर भी कर लेंगे। उसके साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी यूपीएससी ने पूछे हैं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे सीएपएफ हो, चाहे एनडीए हो, वो सारे कवर करेंगे। कहीं भी आपको दिक्कत आ ही नहीं सकती सर, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इसी ज्योग्राफी या जनरल स्टडीज़ में नॉर्मली मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ज्योग्राफी मेरे को नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट का रुकना चाहिए कोई भी क्वेश्चन। द ओनली थिंग इज कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। कॉन्सेप्ट अगर अच्छे हैं तो वो हो जाता है।
एक आपका आखिरी आंसर देना चाहूंगा, जहां पर आपने कहा ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, बिल्कुल वहां पर क्वेश्चन बना रहा है, लेकिन वो भी क्वेश्चन एक सेट टॉपिक्स हैं, जहां पर जैसे सेंसस की डेफिनेशंस वहां पे क्वेश्चन आता है, एग्रीकल्चर वो भी ह्यूमन ज्योग्राफी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है, वहां से क्वेश्चन आने ही आने। ये चीज है जी, मतलब इन अ सेंस इजीली यू कैन प्रेडिक्ट फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस आर कमिंग, द ओनली थिंग इज यू हैव टू रिवाइज इट। कई बार क्या होता है, आपको बेसिक एक वर्ड नहीं पता चल रहा तो यू आर नॉट एबल टू आंसर इट। रिविजन 2 महीने में हम ज्योग्राफी पूरी कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कवर करेंगे, और फिर एनसीईआरटीज को आपने एक बार जरूर रीड करना है ताकि आपको कॉन्फिडेंस बन सके। ये ज्योग्राफी है सर। सर एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि एक बार आप सोर्सेज भी जरा बच्चों को बताएं। बिल्कुल सर, सोर्सेज में आपके पास अब 4 महीने हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 11th-12th की एनसीईआरटीज वैसे सफिशिएंट है, प्लस एक जीसी लियोंग किताब आती है सर्टिफिकेट टू फिजिकल ज्योग्राफी, नॉर्मली एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट रीड्स इट, बट वो सेम बुक यहाँ पर बहुत कारगर है आपके सीडीएस एनडीए के एग्जाम्स में, तो वहाँ पर ये हेल्प करेगी। और 11th-12th एनसीईआरटीज, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अटेम्प्ट अभी फाइनल ईयर में या जिनको अगले साल देना है, तो उनको तो मैं कहूँगा 6th क्लास से लेकर 12th तक भी वो रीड कर सकते हैं, उससे उनका और अच्छे से बेस क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच श्री प्रतीक सर फॉर योर लवली डायरेक्शंस रिगार्डिंग ज्योग्राफी टू ऑल द लर्नर्स। तो बहुत अच्छे से आपने भी कॉम्प्रिहेंसिव वे में ये चीज़ इनको बताई। तो अब अगला जो पार्ट है भाई वो है हमारा इकोनॉमिक्स का। अब मैं इकोनॉमिक्स के बारे में भाई कुछ पहले बताना चाहूँगा। मैं एक छोटी सी बात यहाँ शेयर करना चाहूँगा। एंड लिटरली स्पीकिंग, हो सकता है कोई बच्चा ऐसा सोचे कि शायद से अनअकैडमी के एजुकेटर्स हैं तो ही मैं ऐसा कह रहा हूँ, बट जब मैं अनअकैडमी पे आया था तो मैंने कुछ बच्चों से एक वर्ड हमेशा सुना था अपनी क्लास में कि सर हिमांशु सर ज्योग्राफी बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। इनफैक्ट उनको, सॉरी इकोनॉमिक्स, माय मिस्टेक, ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात ज्योग्राफी श्री प्रतीक सर का सब्जेक्ट है। तो मैंने बच्चों से चीज़ सुनी कि भाई हिमांशु सर जो हैं वो इकोनॉमिक्स बहुत डेप्थ में पढ़ाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आजकल सर सोशल मीडिया वगैरह चल रहा है, यहाँ पे एक अलग प्रकार की नौटंकी चल रही है। और वो नौटंकी ये चल रही है कि भाई साइंस पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, करंट अफेयर्स पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, हो जाएगा। पर अब वो ज़माना जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं, कट ऑफ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और अब सीडीएस में भी वो दिन आ चुका है जब बच्चा मेरिट आउट होगा सर। जैसे अभी आईएमए में 100 वैकेंसी थी, सीडीएस 2023 की अगर मैं बात करूँ रिकमेंड हुए हैं 140+, तो चांसेस हैं बंदे मेरिट आउट हो सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स को आप बिल्कुल अब इग्नोर नहीं कर सकते। और जब हमने सीडीएस 1 2024 देखा तो हमने उसमें देखा कि 18-19 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। तो अनअकैडमी की टॉप इकोनॉमिक फैकल्टी इन डिफेंस कैटेगरी मिस्टर हिमांशु कुशवाहा सर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर बच्चों के पास 4 मंथ्स का समय है, इन 4 महीने में कैसे इकोनॉमिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, और सर ये भी सोर्सेज क्या होंगी वो भी बताइएगा। और सर मेरे को आपसे ये भी जानना था कि ये जो अभी सीडीएस 1 2024 पेपर उसमें इकोनॉमिक्स का लेवल क्या था सर? थैंक यू सर, बिल्कुल। अब जैसा कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ है सीडीएस में, इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस आए हैं जनरली कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं, कई सालों से उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आते रहे हैं, और इस बार भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़े लेकिन एरिया ऑफ टॉपिक्स नहीं बढ़ा है। अगर आप ठीक तरीके से पढ़ोगे देन यू विल रियलाइज कि कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं। देखो, अनप्रेडिक्टेबल चीज़ बस पेपर में इकोनॉमिक्स को लेकर ही थी, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इसके अलावा कोई भी चीज़ अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। जब हम क्लास को शुरू करते हैं तो उसमें नेशनल इनकम, बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सटर्नल सेक्टर्स, यहाँ तक कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह भी पढ़ाते हैं, और रीजनियन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर भी एक क्वेश्चन था। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी एक पार्ट क्वेश्चन। तो ये बहुत ऐसा नहीं है कि कोई आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्रॉब्लम ये थी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसको सीरियसली ले ही नहीं रहे। वो कुछ एक सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करके वो ऐसा फील करते हैं कि उन्हें इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, बट जो चीज़ इस बार उन्हें हिट करेगी वो उन्हें रियलाइज करा देगी कि उन्होंने क्या गलती करी। जिन लोगों ने वो कोर्सेज देखे होंगे अनअकैडमी पे, जो चलाए गए कोर्सेज,
उनकी डेप्थ, एग्जाम के अंदर जो सवाल पूछे गए हैं बहुत ज्यादा आसानी से वो किए जा सकते हैं, क्योंकि उनमें कोई भी यूनिकनेस नहीं थी। हाँ, ये जरूर है, अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आसानी से उन 19 सवालों के अंदर आप 13-14 सवाल कर सकते हो, क्योंकि वो क्वेश्चंस बेसिकली ऐसे पार्ट से आए हुए हैं जिन्हें आप रेगुलर इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। ठीक है, अब उनकी प्रिपरेशन के लिए आगे का विजन क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर आप उसे खुद से प्रिपेयर करने जाओगे तो फिर आपके बस की बात शायद नहीं होगी। रीजन ये है क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपका बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो मैं आपको अगर सजेस्ट कर दूं कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लेना 12th 11th और मैक्रो पढ़ लेना, तो मैक्रो तो शायद पढ़ लो आप, क्योंकि बैंकिंग उसमें भी 2-3 चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे आप, नेशनल इनकम नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि आपका बैकग्राउंड नहीं है। माइक्रो के अंदर भी है कि उसका तो कोई चैप्टर आप नहीं पढ़ पाओगे अगर आपका जिस तरीके की चीजें हैं उसमें। तो एनसीईआरटी जो मतलब जो आपका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि रिसोर्सेज आपको जो करने हैं, तो एनसीईआरटी आप गो थ्रू आप हो सकते हो उसमें, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगेगा। तो जो हम कोर्स आपको कराएंगे उनके अंदर आपको लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर वो पार्ट हम करा देंगे। ठीक है, अभी तक हम ये काम कराते आए हैं। जो बच्चे नहीं देखते थे क्लासेस उनको इसकी प्रॉब्लम हुई होगी, और जिन लोगों ने हमारी क्लासेस में देखी होंगी तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, श्योर शॉट है। प्रॉब्लम यही आती है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़े तो वो बच्चे उसके लिए रेडी नहीं है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अब आपको एक पता चल गया, अब 4 महीने के अंदर उन्हें कैसे करना है। 1.5 से 2 महीने का कोर्स होगा। मोस्ट प्रोबेबली अगले एग्जाम्स में आगे भी, अब इकोनॉमिक्स के अंदर 2 ही सेगमेंट बनते हैं, जैसे एक डायनामिक पार्ट बनता है उसका करंट से रिलेटेड हो, तो करंट में भी आपको ऐसा नहीं कि कोई 1 साल 2 साल पुराना करंट नहीं, 6 महीने का करंट अगर आप पढ़ लोगे वो भी हम कलेक्ट करके आपको देंगे, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत। जो रिसोर्सेज हैं वो हम करके आपको देंगे, क्योंकि आप करने जाओगे तो अब इतना टाइम नहीं है कि जिससे कि मैं आपसे कह दूं कि 6 महीने का कंपाइलेशन आप ढूंढिए और उसको पढ़िए। तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि आप केवल फिर इकोनॉमिक्स ही पढ़ पाओगे, हिस्ट्री नहीं पढ़ पाओगे, ज्योग्राफी नहीं पढ़ पाओगे। तो अभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप थोड़ा फोकस्ड रहें। हमारे जो भी बैचेस आ रहे हैं उन पर आप ध्यान रखें और उसको रेगुलर करें। ठीक है, अब ये चीज आपको दिमाग में बिठा लेनी है कि हमें किसी भी सब्जेक्ट्स को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट की रेलेवेंस है। अगर थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी हर सब्जेक्ट से निकालेंगे एटलीस्ट हम मेरिट आउट तो नहीं है ना। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको रेगुलर रहना है, और आगे जो भी रिसोर्सेज हैं वो भी आपको ज्यादा रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं है, क्योंकि स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछते। ठीक है, तो वो क्लासेस से आपको हो जाएंगे, आगे की क्लासेस हमारे साथ करेंगे। एक छोटी सी बात बस एक लाइन में यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। मेरा माँ सरस्वती के आशीर्वाद से लंबा एक्सपीरियंस रहा है पढ़ाने में, डिफेंस में ख़ास तौर पे, और इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने आज तक इनसे बढ़िया टीचर नहीं देखा जो कि डिफेंस में अवेलेबल। तो ये माँ सरस्वती को साक्षी मान के मैं ये बात बोल रहा हूँ कि इनसे बढ़िया कमांड इकोनॉमिक्स में किसी का नहीं है, और इनसे बढ़िया कोई इकोनॉमिक्स आपको पढ़ा नहीं सकता। वो जो 21 सवाल आए थे इस बार शायद इकोनॉमिक्स से, 20 क्वेश्चन बहुत होते हैं। और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि अगर आपने इनसे इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, 4 महीने छोड़िए 3.5 महीने भी आपने पढ़ लिया, तो आप 20 में से 15 क्वेश्चन लगा के आ सकते हो, वो सब्जेक्ट जो समझ में नहीं आता। तो बस यही कहना था सर मुझे। अब यू कैन कंटिन्यू। हमारा ज्योग्राफी डिस्कशन हो चुका है, हमारा हिस्ट्री डिस्कशन हो चुका है, हमारा इकोनॉमिक्स डिस्कशन हो चुका है। अब आपके बचते हैं और 2 सब्जेक्ट खासकर, और साइंस। 3 सब्जेक्ट बचते हैं, एक साइंस बचता है आपका, एक बचता है पॉलिटी, और एक पड़ता है करंट अफेयर्स। इन तीनों के बारे में बात कर लेता हूँ। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जनरल साइंस से, ठीक है, बिकॉज जनरल साइंस का अच्छा खासा वेटेज है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 25 से 30 क्वेश्चन जनरल साइंस के आते हैं। देखो, जनरल साइंस को ना इग्नोर नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि जो कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सर साइंस छोड़ दें। साथियों, हो सकता है आपका साइंस वीक हो या आप कॉमर्स और आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप साइंस छोड़ दो। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे 10-11 क्वेश्चन इस बार भी थे, और पर्सनली स्पीकिंग बायोलॉजी आप आराम से पढ़ सकते हो, बस उसमें थोड़े शब्द कठिन होते हैं सर। लेकिन अगर आप किसी अच्छे टीचर से बायोलॉजी पढ़ लें तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि बायोलॉजी क्वेश्चन बहुत ईजिली आप कर सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे जो बहुत थ्योरेटिकल हैं, जैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो गया,
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हो गया, आप कह लो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज हो गया। इन सब्जेक्ट्स को अगर इन टॉपिक्स को भी आप पढ़ ले तो मान लीजिए सर केमिकल रिएक्शंस आपको नहीं आ रही है, ठीक है, आप उसे स्किप कर दीजिए, बट अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करोगे तो भी चीज़ें हो जाएंगी। फिजिक्स में कई सारे लॉ आ जाते हैं, एम्पियर्स लॉ हो गया आपका, बर्नौलीज थ्योरम हो गई, इन सब चीज़ों को भी अगर आप पढ़ते हो तो स्कोर हो सकता है। मतलब मैं कहूँगा पूरा छोड़ने से अच्छा है जितना कर सकते हो उतना कर लीजिए, ठीक है। नाउ कम टू इंडियन पॉलिटी। पॉलिटी का क्वेश्चन थोड़ा सा कम हुआ है पिछले 2 सीरीज में, लेकिन इस बार क्वेश्चन अगेन इंक्रीज हो गए। 18-20 तो नहीं आए, लेकिन 11 क्वेश्चन पॉलिटी से थे और 4-5 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से थे। तो आप कह सकते हो कि 16-17 क्वेश्चन कहीं ना कहीं पॉलिटी वाले कंसेप्ट से बन चुके हैं। तो उसमें मैं आपको यही बोलूंगा साथियों कि मेरी जो अभी अप्रोच रहेगी वो कॉन्स्टिट्यूशन से रहेगी आपको पढ़ाने की, प्लस एनसीईआरटी या कंटिन्यूअस में डालूंगा ताकि आपका पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट भी कवर हो जाए। तो आप आराम से मेरी क्लासेस में आराम से बैठिएगा, कहाँ से क्या पढ़ाना है मेरे पे छोड़ दीजिए। आप अगर चाहें तो साथ साथ जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उनको पढ़ने के लिए पॉलिटी में लक्ष्मीकांत बुक का यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। नाउ कम टू करंट अफेयर्स। साथियों देखियो, करंट अफेयर्स के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ, करंट अफेयर कोई एक दिन का खेल नहीं है, ठीक है, कि आप पेपर से 10 दिन पहले, एक बहुत कॉमन जो मिस्टेक्स बच्चे करंट अफेयर्स में करते हैं, ये पूरे महीने का पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चंस रखते हैं सर, ठीक है, या ये 6 महीने कोई मैगजीन ले आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ करंट अफेयर का पैटर्न अब क्या चल रहा है। और हिमांशु सर हैं, प्रतीक सर हैं, देखो हम सब जनरल स्टडीज के टीचर, चाहे मुक्तक सर हों, ठीक है, सब अपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, लेकिन करंट अफेयर सबने कहीं ना कहीं पढ़ाया है, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वालिफाइड टीचर्स हैं। आप जिन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो ये सब निकाल के बैठे हुए हैं। सर अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो करंट अफेयर में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है। जैसे हम सबको पता है कि 2024 पहला ऐसा ईयर है जिसमें 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिला। हर बार क्या हो रहा था, किसको मिला ये पूछ लेता था, इस बार उसने पूछा ही नहीं, उसने भारत रत्न का स्टैटिक पूछ लिया। कब से शुरू हुआ है, क्या इस अवार्ड में कुछ मनी अमाउंट वगैरह मिलता ही नहीं मिलता। अब बच्चे क्या करते हैं, वो नाम पढ़ के चले गए जी, LK अडवाणी, ठीक है जी, आपके नरसिम्हा राव है ना, M स्वामीनाथन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि वो नहीं पूछा उन्होंने भारत रत्न के ऊपर ही उसकी प्रॉपर्टीज आपसे पूछी उस अवार्ड के। और यही दिक्कत है जो आप जिस पे काम नहीं कर रहे। ऐसा पहले भी हुआ था। पहले क्या हुआ था, आपने देखा होगा जब वर्ल्ड कप हुआ था तो वर्ल्ड कप में, ठीक है, अर्जेंटीना शायद से जीती, मैं एक्चुअली आई गॉट कंफ्यूज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत पहले हुआ था, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसने ये पूछ लिया था कि सबसे वर्ल्ड कप जीती कौन सी टीम है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि करंट अफेयर सिर्फ फैक्चुअल नहीं पढ़ना है, जो भी टॉपिक पढ़ो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, और डेली उसके लिए आप करंट अफेयर्स देखें। फ्री क्लास हमारी यूट्यूब चैनल पे चलती है, सुबह 9:30 बजे मैं लेता हूँ, ठीक है। 4 महीने बहुत कम समय भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करके पढ़ना है अगर आप पेपर निकालना चाहते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अभी आपके ऊपर कोई बोर्ड्स का प्रेशर नहीं है। इस अटेम्प्ट में कोई बोर्ड की टेंशन नहीं, तो आप अपना यहाँ पे 100% दे सकते हो। नाउ अब मैं मैथमेटिक्स पे आता हूँ, ठीक है। संदीप सर हमारे अनअकैडमी की मैथ्स की काफ़ी जानी मानी पर्सनैलिटी है, और काफ़ी समय से संदीप सर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं CDS के बच्चों को, FCAT के बच्चों को, CAPF के बच्चों को। संदीप सर इन 4 मंथ्स में किस तरीके से बच्चा मैथमेटिक्स को तैयार करे कि वो अच्छा स्कोर कर ले? जी सर, सो अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो हमारे पास 2 पार्ट्स रहते हैं, एक हम अरिथमेटिक बोल सकते हैं और एक हम एडवांस मैथ्स बोल सकते हैं। और इसमें एलिमेंट्री मैथ्स होता है, तो एडवांस मैथ्स यानी कि अप टू 10th के ही टॉपिक्स रहेंगे। इसमें अगर हम देखें, सबसे पहली चीज जो आपको करनी होती है, आपको पूरा जो है वो सिलेबस कवर करना चाहिए, बिकॉज अरिथमेटिक के 20 क्वेश्चंस हैं, बट अगर आप जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो डुएबल होते हैं। कभी ऐसा हो जाएगा कि 1 या 2 क्वेश्चन होगा जो डुएबल नहीं होगा उस एग्जाम के अकॉर्डिंगली, मतलब उसमें आप छोड़ दो, बट अदरवाइज जितने भी अरिथमेटिक के क्वेश्चन है वो सारे ही डुएबल होते हैं। एडवांस मैथ्स में जो है वो 80 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लगभग अगर आप देखेंगे नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, यहां से हर टॉपिक से आपके 15 के आसपास जो है वो क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन यहां पे जो है वो आपके पास क्वेश्चंस का लेवल डिफरेंट रहता है।
इजी भी होते हैं। इजी मतलब अगेन सीडीएस के टर्म में इजी आपको पता है कि किन क्वेश्चंस को इजी बोल सकते हैं, मॉडरेट भी होते हैं और डिफिकल्ट भी होते हैं। अगर आप पूरा सिलेबस कवर करते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि क्या हम कोई स्पेसिफिक चैप्टर छोड़ दें या फिर हम अरिथमेटिक ही छोड़ दें। जब आप एक बार सिलेबस पूरा कर लेते हैं तो क्या होता है कि जो इजी और मॉडरेट क्वेश्चन है एटलीस्ट आप वो टारगेट कर सकते हैं जो ज्यादा डिफिकल्ट है। मान लो किसी को ज्योमेट्री समझ में नहीं आ रही है, तो ऐसा थोड़ी ना कि उसको पूरी समझ में नहीं आ रही है, उसको होगा कि ज्यादा एडवांस लेवल क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही होगी, तो वो आप एग्जाम में वैसे भी छोड़ोगे, क्योंकि अगर आप वो क्वेश्चन एग्जाम में करने जाओगे तो आप 30 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर आप पेपर को सही से समझोगे और अपना सिलेबस पूरा करते हो तो आप ये मान के चलिए कि आप 50 से 60 का स्कोर अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, जिस तरह का पेपर रहता है, और वही आपका टारगेट होना चाहिए। तो उसी चीज पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर हमें ज्वाइन करते हैं तो पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है कि जैसे जैसे आपके टॉपिक्स खत्म होते हैं तो आप टॉपिक वाइज जो है वो पीवाईक्यू लगाइए, जिससे कि आपके पीवाईक्यूज के साथ जो है वो प्रैक्टिस होती है। और जब आपका एग्जाम नजदीक आता है तो आप एटलीस्ट पिछले 3 से 4 साल के जो पेपर्स होते हैं वो पेपर वाइज सॉल्व करिए, जिससे कि क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको मैथ्स के लिए चलना होगा। बाकी अगर आप क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको पूरा का पूरा जो है वो डिटेल्ड सिलेबस मिलेगा। और यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बोलूं कि कोई एक बुक जो है वो आप कर लो तो ऐसा जो है वो मैथ्स में होगा नहीं। तो हमने बहुत सारी मेहनत करी है, जितना बेस्ट हो सकता था वो सारी चीजें जो है वो ऐड करके आपको नोट्स में दी होती है, वो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करे होते हैं और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम क्लासेस में करते हैं। तो आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं जहां पे पूरा सिलेबस कवर होना है। जी सर। तो भाई थैंक यू सो मच संदीप सर फॉर योर लवली स्ट्रेटजी फॉर मैथमेटिक्स। सो सर मैं एक चीज़ सोच रहा था, ठीक है, मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि जब हम कभी सीडीएस की तैयारी कर रहे थे तो भी वेरी ऑनेस्ट मुझे सर कभी ऐसी गाइडेंस नहीं मिली। ठीक है सर, एग्जाम भले निकला, लेकिन एक होता है कि अगर अच्छे मेंटोर्स लोगों से आपको इतना कुछ पता चल जाए तो आपका मुझे लगता है आधा सफ़र तो तैयारी का बीच में ही खत्म हो जाता है। तो आई होप लर्नर्स आप लोगों ने बहुत कुछ इस क्लास से सीखा होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे बैचेस अनअकैडमी पे जो स्टार्ट होने जा रहे हैं, 25 अप्रैल से हमारा सीडीएस का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। ठीक है, सारे एजुकेटर्स अपने आप में बहुत क्वालिफाइड हैं, ठीक है, और यही कारण है कि अभी हम लेट नाइट को ये लेक्चर आपके रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है साथियों, सेशन को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगली बार दोबारा नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक ले जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। Unacademy. Let's crack it.